नमस्ते। दिल लल्लन टॉप इस वक्त देवबंद के आखिरी गांव आखलोर खेड़ी में है। हमारे साथ बसपा के प्रत्याशी माजिद अली हैं। माजिद जी, इस बार आप चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाईचारा कायम रहता है। बहुजन समाज पार्टी के टाइम में हमारी लीडर बहन कुमारी मायावती जी, कानून व्यवस्था रहती है, सब भाईचारे के साथ रहते हैं, कोई भी दंगा फसाद नहीं होता। बस सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। और दूसरा मुद्दा विकास का। जब जब बहन जी सत्ता में आती है, सहारनपुर मंडल बनाने का काम बहन जी ने किया, सहारनपुर को हॉस्पिटल देने का काम किया, स्पोर्ट सिटी वो भी इस मंडल को देने का बहन जी ने काम किया। और आगे भी भाईचारे में ही हम लोग विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं कि बहन जी का अपना जिला है। मायावती पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वो टिकट बांटने के लिए पैसे लेती हैं। ये आरोप खासतौर से तब लगते हैं जब कोई कैंडिडेट बसपा छोड़ता है, टिकट नहीं मिलता जब हाँ तो दरअसल ये इसलिए लगता है इल्ज़ाम कि जब किसी को टिकट नहीं मिलता तो वो इस तरह के ऊटपटांग बयान देते हैं। वरना बहन जी किसी से आज तक, मुझे तो, मैं भी काफ़ी टाइम से, मैं जिला पंचायत चेयरमैन भी बना हूँ, किसी से कोई पैसे की कोई रिक्वायरमेंट कभी होती ही नहीं। और आपने देखा होगा जो जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं उस देवी के ऊपर, उनका काम तमाम हो ही जाता है, क्योंकि गलत इल्ज़ाम लगाने वाले को सजा ऊपर वाला देता है। वरना बहन जी कभी ऐसा काम नहीं करती। थाना भवन से भाजपा प्रत्याशी सुरेश राणा कहते हैं कि अगर वो हारेंगे तो देवबंद में जश्न मनेगा, जीतेंगे तो देवबंद में कर्फ्यू लग जाएगा। वो भले अपने इलाके के लिए ऐसा कहते हो, लेकिन उसका असर देवबंद में भी पड़ता होगा। उनके इस बयान से या इस तरह के और चीज़ों से आपको फ़ायदा होता है या नुकसान? इसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जब जब बहन जी की सरकार आती है, जितने लोग इस मानसिकता हैं कि हैं सांप्रदायिकता वाले लोग, इनको यूपी में ज़मीन पे तो उतरने की इजाज़त नहीं दी जाती। इनकी जो जगह है वो सलाखों के पीछे होती है। जो इस तरह का कोई भी हो, कोई भी ऐसा हो, वो हमारे भाईबंदी में जहर घोलने का काम करता है। तो मेरी सभी से अपील है कि ऐसे हर किसी को नकार दे और ऐसे किसी आदमी का कोई समर्थन ना करें, कि हमारा भाईचारा जो है वो बहुजन समाज पार्टी में ही, ये पार्टी बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको साथ लेके चलती है और हमेशा साथ लेके चलती रहेगी। आपकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो आप जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो क्या इस तरह की कुछ शिकायतें मिलती हैं कि ये काम नहीं हुआ इस कार्यकाल के दौरान? नहीं, ऐसी कोई शिकायत मिलती नहीं, क्योंकि हम लोग पूरे ईमानदारी के साथ सर्व समाज के साथ काम कर रहे हैं और जहां ज़रूरत है उसी का काम कराते हैं। अभी हम जिस सड़क से आए हैं, हो सकता है आप भी उसी सड़क से आए हों, वहाँ बमुश्किल एक गाड़ी निकलने की जगह है और वो रोड भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। जिला पंचायत में भी ऐसा बजट रहता है कि ऐसी सड़कें बनवाई जा सकती हों। इस तरह का काम, मतलब आपकी पत्नी के जिला पंचायत अध्यक्ष रहने के दौरान कुछ हुआ या नहीं? ऐसे काफ़ी काम हुए और आगे भी कराए जाएंगे। जो ऐसे रास्ते हैं उन्हीं के लिए हम लोग यहाँ आए क्षेत्र में, कि हमारा जो देवबंद क्षेत्र है वो बहुत पिछड़ा हुआ है और हमेशा चेयरमैन दूसरी साइड के बनते, इस बार इधर का है, तो ये सब काम कराएंगे। इस पूरे इलाके की छवि जो नेशनल मीडिया के जरिए जो बाकी देश के बाकी लोगों तक पहुंची, वो कोई बड़ी अच्छी छवि नहीं पहुंची, क्योंकि इधर आसपास के इलाकों में दंगे और ये सारी चीज़ें हुई। क्या उनका असर यहाँ तक भी पहुंचा? नहीं, समाजवादी के राज में दंगे ही होते हैं तो उसका असर सभी तक पहुंचता है। और मुजफ्फरनगर ज़्यादा दूर नहीं है, समाजवादी ने दंगे कराए और बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा। और मेरे ख्याल से 400 साढ़े 400 दंगे पूरे उत्तर प्रदेश में हो चुके। जब जब भी समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो इसी ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है। और जब बहन जी का राज रहता है तो ऐसे लोग सब या तो प्रदेश छोड़ के प्रदेश से बाहर, या उनकी जगह जहाँ है कानून के मुताबिक बहन जी उनको उस जगह भेजने का काम करती है।
आपकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और अभी हम देवबंद में गए थे, वहाँ पर उन्होंने बात करते हुए कई चीज़ें बताई, जैसे वो अलग अलग केस का हवाला दे रहे थे कि मतलब औरत को कब काम करना चाहिए या कब काम नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ें। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं उसका है, ऐसा नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। औरत मर्द सब बराबर हैं। सब बराबर है, सबका बराबर का अधिकार है, लोकतंत्र है, सबको साथ लेके चलना चाहिए। हम ऐसा कभी नहीं सोचते। इस सीट पर भाजपा या कांग्रेस के भाजपा या सपा के प्रत्याशी से निपटने के लिए आप कुछ खास तरह की चुनावी रणनीति बना रहे हैं? नहीं, हमारी एक ही रणनीति है और कुछ नहीं, भाईचारे की, सर समाज की कि सर्व समाज को साथ लेके चलना है और विकास की। हम लोग विकास का मुद्दा सर्व समाज का यही है। से त्रस्त है, जनता खुद निपटेगी। खुद निपटेगी उनसे, तो हमारा किसी से कोई मुकाबला है भी नहीं। वो आपस में हमारा तो सहारनपुर में आपस में जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके आपस में मुकाबला है कि कौन कितनी ज्यादा वोटों से जीत के आएगा, और किसी से हम मुकाबला करते ही नहीं, ना समझते। ये थे हमारे साथ बसपा प्रत्याशी माजिद अली, मैं अमित रजत के साथ द लल्लन टॉप के लिए। द लल्लन टॉप इस वक्त विधानसभा देवबंद की आखिरी गांव आखलोर खेड़ी में है। ये संत रविदास का मंदिर है जिसके आगे अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है, माला चढ़ी हुई है। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले बसपा प्रत्याशी माजिद अली की सभा हो रही थी। हमने उनसे बात करने के लिए जब इसके सामने बात करना चाहा तो वो एक तरफ लेकर उन्होंने बात करने को कहा। इसकी क्या वजह थी पता नहीं, लेकिन बाकी हमारे गांव के साथ हैं लोग, वो इस पर बात करेंगे। इस गांव में कितने वोटर हैं? इस गांव में लगभग 75 वोटर हैं। 75 वोटर हैं जी। 75 वोटर हैं, वो किसको वोट देने वाले हैं? वो लगभग सभी वोटर बसपा को वोट देने वाले हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो अभी थोड़ी देर पहले नारा लगा रहे थे। क्या नारा लगा रहे थे? मायावती जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? निशा। हाँ, क्या नारा लगा रहे थे? मायावती जिंदाबाद। मायावती कौन है? कौन है मायावती? मुख्यमंत्री। हाँ, मुख्यमंत्री। अच्छा, आप लोग भी नारे लगा रहे थे। क्या नारा लगा रहे थे? बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। फिर से। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। और बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। मायावती कौन है? पूर्व मुख्यमंत्री। इस गांव में इतने कम वोटर हैं फिर भी यहाँ पर प्रचार करने आते हैं उम्मीदवार। क्या बसपा के अलावा और भी कोई आया यहाँ? देखिए, बसपा के अलावा यहाँ जो आएगा वो सिर्फ 10-5 मिनट के लिए बतौर फॉर्मेलिटी के आएगा, ताकि कोई यूं ना कहे कि आपके गांव में कोई नहीं आया। और वो इस समाज के लोगों के लिए उनके पास कुछ समय भी नहीं है, और इसलिए ये लोग बसपा से ही जब से देश आज़ाद हुआ जुड़े हुए हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ का जो भी विकास किया गया है अब तक वो सब बसपा की ही देन है। जो भी यहाँ सड़कें बनी हैं, जो भी इस गांव का विद्युतीकरण हुआ है, वो सब बसपा की देन है। जब से देश आज़ाद हुआ किसी भी पार्टी के किसी भी विधायक महोदय के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया जिसमें मात्र 100 रुपया खर्च किया गया हो विकास के नाम पर। इस गांव में ज़्यादातर वोटर बसपा के हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। क्या करते हैं आप? मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूँ। कौन सी पार्टी सबसे अच्छी लगती है? बहुजन समाज पार्टी सबसे अच्छी लगती क्यों अच्छी लगती है? है। सर्व समाज की पार्टी है, सबका सम्मान होता है, और सबसे बड़ी बात है इसमें जो गरीबों का है वो खास तौर से ध्यान रखा जाता है, और किसी भी रूप में चाहे कहीं पे भी देख लो उनका उत्पीड़न बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है, उसका करारा जवाब दिया जाता है। बसपा से अगर किसी ऐसे आदमी को टिकट मिले जिसके बारे में आपको व्यक्तिगत रूप से पता हो कि वो आदमी अच्छा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? किसे वोट देंगे? फिर भी हम बसपा को ही समर्थन करेंगे, क्योंकि जो हमारा मेन उद्देश्य वही है गरीब लोगों का, कि हमें जो बाबा साहब ने अपना मिशन चलाया था और उन्होंने बड़ी मुसीबतों से कष्ट झेल करके अपना पूरा जीवन यापन किया, और पूरे जीवन को कुर्बान करने के बाद उन्होंने हमको ये आरक्षण जैसी सुविधा प्रदान की, हमको समाज में बैठने के लिए स्टेज दिया, और उनके मिशन को आगे बढ़ाने में अपने जीवन को कुर्बान करने वाले मान्यवर श्री काशीराम जी रहे उनके बाद, और उनके बाद अब जो है वर्तमान में वो बहन जी इस मिशन को आगे लेकर के चल रही है। इसलिए हमारा जो उस समय भी हमारा जो
नज़रिया होगा वो यही होगा कि हम बहन जी का साथ देंगे, क्योंकि वो बाबा साहब के मिशन को आगे लेकर के चल रही है। बाबा साहेब का आपने जिक्र किया, बाबा साहेब का लिखा हुआ कुछ पढ़ा है आपने? जी, मैंने उनके अधिकतर जब जो भी मुझे आर्टिकल मिलता है, इतना तो मेरे पास टाइम नहीं रहा है क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग में भी पढ़ाई करी है और मैं आर्ट्स से भी, पॉलिटिकल साइंस से भी मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैंने मोस्टली उनके बारे में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो लगभग पढ़ रखी हैं। कुछ ध्यान है जो उन्होंने कहा हो, लिखा हो? जी हाँ, उन्होंने कहा था कि जाओ और अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के क्या हो, शासक हो। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये संविधान तो मैंने बना दिया, लेकिन इसका एक बात से खास ध्यान रखना कि अगर ये सही हाथों में नहीं गया तो इसका गलत भी इस्तेमाल हो सकता है। और मेरा मानना ये है कि आज तक ये सही हाथों में पहुंचा ही नहीं है, और इसीलिए कई जगह पर हम देख सकते हैं कि आज भी हमारे जो गरीब भाई हैं उनका उत्पीड़न आज भी हो रहा है। जैसे रोहित वेमुला का किस्सा हो, या फिर गुजरात में दलितों की पिटाई हो, जबरन गोकशी के मामले में उनको फंसाया गया और रोहित वेमुला की कोई गलती नहीं थी, उसके साथ में वहाँ पे दुचित्ता व्यवहार किया उसके प्रशासन ने भी और जो वहाँ के छात्र थे उन्होंने भी। उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही दूर दराज वाले गांव में रोहित वेमुला और गुजरात में दलितों की पिटाई का जिक्र हो रहा है। क्या आप इस बारे में जानते हैं? क्या इस बारे में बाकी लोग भी यहाँ पर जानते हैं? जी, ऑब्वियसली मेरा तो मानना ये है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो वो मोस्टली इनके बारे में जानते होंगे, रोहित वेमुला और गुजरात में जो भी दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हुई है। इस गांव में भले ही कम वोटर हों, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर रहने वाले दलित परिवार हैं और वो बसपा को वोट देने की बात कह रहे हैं। यहाँ के बच्चे काफ़ी पढ़ रहे हैं और उच्च शिक्षा ले रहे हैं, वो एमए भी कर रहे हैं और पीएचडी भी कर रहे हैं। ये देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, कम से कम बच्चे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।